Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover this chapter from NCERT line by line. तो अब ये आपको पता है कि क्लास 10 का इस बार जो सैम्पल पेपर आया है वो काफ़ी कंसेप्चुअल आया है एंड दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आया है. सो क्यों नहीं हम लोग इसी साल से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दें, वो भी लाइन बाय लाइन, सो दैट इन क्लास 10th everything becomes very very easy and mukhar malai for us. And so that let's just get started with this session. चैप्टर का नाम है बच्चा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, तो अब आपको जो भी सेक्शन में डाउट हो रहा होगा एनसीईआरटी के, अब आपका वो डाउट सॉल्व हो जाएगा. आई नो कि इसके बहुत सारे फॉन्ट्स बहुत बार विजिबल नहीं होते हैं बिकॉज इसमें जो क्वालिटी होती है वो कंप्रेस हो जाती है. इट डज नॉट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, वो कंप्रेस हो ही जाती है. सो दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज दैट एवरी टाइम यू आर गोना वॉच दिस सेशन सिट डाउन विद योर ओन एनसीईआरटी. एवरी टाइम आई विल बी टीचिंग यू एनी चैप्टर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी हमेशा अपने साथ लेके बैठो सो दैट वो आपको ईजिली समझ में आए सारी चीज़ें. एनीथिंग दैट इज नॉट विजिबल यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू कैन रिलेट. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपने नोटबुक से उसको जरूर टैली करना. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. देखो, पिछले हम कुछ चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं क्लास 8 में, लाइक डेमोक्रेसी होता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है. सो डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर बच्चा सब लोग ना अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वो कर पाते हैं. लेकिन हर एक देश डेमोक्रेटिक नहीं होता है, ये हमें चैप्टर सिखाता है. अब डेमोक्रेसी किसके पास है किसके पास नहीं है हमें कैसे पता चलेगा. उसके लिए डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें उसके चेक करने पड़ते हैं, और जब हम वो फीचर्स को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है ओके नाउ दिस इज अ डेमोक्रेसी. देन हमारा वाई डेमोक्रेसी वाले पोर्शन में हम डेमोक्रेसी की कुछ तारीफ करेंगे और कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, कुछ उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, और फिर लास्ट में उसी में सेक्शन है ब्रॉडर मीनिंग एक्चुअली क्या है. डेमोक्रेसी एक छोटा कंसेप्ट नहीं, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो डेली लाइफ में इवॉल्व होता रहता है. सो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे वो फीचर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड उसके पॉजिटिव आउटकम्स जो होते हैं वो आते हैं. ठीक है, चलो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. एंड हमारा चैप्टर है what is democracy. How do we define democracy? Let's just try to understand this particular portion. You have already read about different forms of government in the previous classes. On the basis of your understanding, democracy का मतलब होता है क्या, तो कॉमन फीचर क्या है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक बच्ची है ना, वो कर रही है अपने एक दूसरे से दे आर डिस्कसिंग, और इस डिस्कशन में वो बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या होती है. एंड उनको पता चलता है एक सिंपल डेफिनेशन. अगर हमें सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की देखनी हो तो वो होगी हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सी, जो हमारे पास यहाँ पर डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म है, डेफिनेशन है, वो आपको स्क्रीन पर लिख लेनी है. आप देखते चलो बस. व्हाट इज डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. रूलर्स हमेशा लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वाया इलेक्शंस. ठीक है, दैट इज द अपेरेंट फुल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. और यहीं से ही बच्चा आपको एक और चीज याद रखनी है. वन ऑफ अ वेरी फेमस कोटेशन, वन ऑफ अ वेरी फेमस कोट सेड बाय अब्राहम लिंकन जी. ठीक है, अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. यानी कि पीपलों के लिए, यानी कि लोगों के लिए ही सब कुछ डेमोक्रेसी है. लोगों के लिए वो सब कुछ है, उसके वो जिंदगी में आई है, वो दुनिया में आई है तो सिर्फ लोगों के लिए आई है. दिस इज अ वेरी फेमस कोटेशन दैट यू मस्ट रिमेंबर. दिस हैज बीन सेड बाय अब्राहम लिंकन. ठीक है, दिस विल कम इन योर एग्जाम.
तो ये आप थोड़ा सा ज़रूर इसको याद रखना। अब्राहम लिंकन का बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है, जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। नाउ यू विल आल्सो हैव टू रिमेंबर, देखो ये हमने डेफिनेशन देख लिया, दिस इज यूजुअली एक स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक ऐसे डेफिनेशन है जो हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक देशों से अलग कर देती है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no idea and dictators like जो चले के लीडर्स थे उनको नहीं पता था, उनका जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब हमारे चैप्टर में कुछ कॉमन फीचर्स आएंगे भी, सो एक सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, तो हमें कुछ फीचर्स देखने पड़ते हैं। वैसे ही सऊदी अरेबिया में हमें विमेन वाला इशू देखने को मिलेगा, राइट, रॉयल फैमिली के लोग होते थे। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पर लोगों ने इलेक्ट करके किसी को नहीं भेजा वो डेमोक्रेसी नहीं है। सो डेमोक्रेसी के बारे में हम जब सारी चीजें कलेक्टिवली यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें डेमोक्रेसी के फीचर देखने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का रोल प्ले यहाँ पर होता है। चलो अब हमारा चैप्टर ये कुछ केस स्टडी है जिसके अकॉर्डिंगली वो हमें सारी चीजें समझाना चाहता है। वो केस स्टडी हमें यहाँ पर थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। देखो, वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन, राइट, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सही बात है। तो हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर रूलर चाह रहे हैं कि अरे मेरा मन कर रहा है, नहीं, मन वाला कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं चलता है। Who are these rulers? कौन, किस तरीके के रूलर्स होते हैं, ये लोग कौन होते हैं, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा फीचर नंबर 1 है ना, वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सो दिस इज समथिंग दैट इज ग्रेट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये हमारा फीचर नंबर 1 है। ऑल्दो आई राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, मैं सारे जो भी चीजें होंगी बच्चों उनको बोर्ड पर भी लिख दूंगी, सो दैट आपको सारी चीजें इजीली याद रहेंगी। देखो अब हमारा आ जाते हैं हम लोग हमारे फीचर नंबर 1 पर। फीचर नंबर 1 को जब हम देखेंगे तो हमें बहुत ही सारी चीजें समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम फीचर नंबर 1 को लिखते हैं यहाँ पर, मेजर decisions by elected leaders। जो भी मेजर डिसीजंस होंगे उनको कौन लेगा बच्चा, उनको इलेक्टेड लीडर्स ही लेंगे। कल को आपका मन कर रहा है कि अरे नहीं मेरा डिसीजन लेने का मन कर रहा है, नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अब हमारे पास है पाकिस्तान का एग्जाम्पल। पाकिस्तान में एक जनरल थे, ठीक है, याद रखना जनरल कौन होता है, जो मिलिट्री वगैरह को, आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक जनरल थे मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। अब ये क्या करते हैं, ये एक मिलिट्री कूप लेके आते हैं अक्टूबर 1999, ठीक है। मिलिट्री कूप क्या होता है कि मिलिट्री की हेल्प से ये पूरी पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ही हेल्ड अ मिलिट्री कूप, जितने भी बाकी इलेक्टेड लीडर्स थे ना, अक्टूबर 1999, ठीक है, अक्टूबर 1999 विच इज ऑलमोस्ट 21st सेंचुरी स्टार्ट ही होने वाली थी। यहाँ पर एक मिलिट्री कूप लेके आते हैं और पूरी सरकार को गिरा देते हैं, लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, और तो और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं ही आज से चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं आज से चीफ एग्जीक्यूटिव हूं और जो मैं बोलूंगा आज से वही होने वाला है। और लेटर इन्होंने अपनी डिजिग्नेशन भी चेंज कर ली, ठीक है। तो 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला, ठीक है, 2002 में चेंज हीज डिजिग्नेशन, अब जनरल से प्रेसिडेंट बना लिया अपने आप को, वाओ, चेंज्ड हीज डेजिग्नेशन एंड मेड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट, ठीक है, अपने आप को क्या बना लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया पाकिस्तान का, बहुत बढ़िया। और जिसमें इसने उस रेफरेंडम में अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक तो मैं मेरा पूरा रूल देखने वाला हूँ, नेक्स्ट 5 इयर्स तक मैं क्या करने वाला हूँ, अपने टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने वाला हूँ। कोई मुझसे क्यों पूछेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ,
ठीक है, ये मतलब अपना टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहा था। वैसे ऐसा होता नहीं है, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आपको पॉलिटिक्स छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी एक्टिविटीज, जो जो एक्टिविस्ट थे डेमोक्रेसी के बारे में बोलते थे, वो बोलते थे अरे ये क्या हुआ। पाकिस्तानी मीडिया कॉन्टिन्यूसली इसके डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही थी, है ना। पाकिस्तान के जो वे लोग थे वो बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिसेस है, फिर तो और उसने रुका नहीं ना। अब ये अगस्त में 2002, ठीक है, अब तक तुम लोग पैदा भी नहीं हो जब ये सब ये कर रहा है। अगस्त 2002 में तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ही लेके आ जाता है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 में बच्चा हमारा ये पूरा जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करके, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, अपने आप को पावरफुल बना देता है। तो क्या करता है, मेजर डिसीजंस अब प्रेसिडेंट लेने वाले थे। जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनका नामो निशान कुछ नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आज तक भी आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज भी वहां पर देयर इज नो डेमोक्रेसी, वो छुपी हुई, वो दुनिया को दिखाने की डेमोक्रेसी, वैसे रियलिटी में कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, नाउ द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, जो भी सिविलियन कैबिनेट थी जो लोगों के लिए काम करने वाली थी, वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डोमिनेट होने वाली थी। ठीक है, तो ये नेशनल कैबिनेट क्या है, अरे जो नेशन के लोग हैं, मतलब हमारे नेशन के नहीं, पाकिस्तान के लोग। अब ये डोमिनेट इसको कर रही थी, कौन इसको डोमिनेट कर रही थी बच्चा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दिखेगी कि अरे ये सही बोला है या नहीं बोला है सही। ठीक है, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा दैट वाज विद द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इस काउंसिल में जो लोग थे दैट वाज ऑब्वियसली मिलिट्री ऑफिसर्स। तो एट द एंड ऑफ द डे सारी पावर किसके पास चली गई, सारी पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास चले गए। सो पाकिस्तान के पास इलेक्शन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उनके पास पावर ही नहीं थी। लेकिन फाइनल पावर भी किसके है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो हमें इस पूरे के पूरे कहानी से समझ में आ जाता है कि फाइनल पावर क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, एंड नन ऑफ देम वर एक्चुअली इलेक्टेड पीपल। और जो वो इलेक्टेड नहीं थे, तो बहुत सारी डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में ऐसा होता है। एंड फाइनली वी कैन नॉट कॉल पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है वो हमारा जो आउटकम था बच्चा पाकिस्तान के केस में, जो हमारा फीचर नंबर 1 था, ये वाला जो हमने फीचर पढ़ा, ये पाकिस्तान इस केस में प्रॉपरली फेल हो जाता है। दस because major decisions are taken by सारे डिसीजन तो मिलिट्री ले रही थी। दिस इज द मेन आउटकम विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट फीचर। ठीक है, फर्स्ट फीचर से बच्चा हमें इतना पता होना चाहिए था। नाउ लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट फीचर। ठीक है, नाउ हमारे पास आ जाता है सेकेंड नंबर का फीचर, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें हम बात करेंगे चाइना का। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट चाइना इन दिस पार्ट। अब चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में भी कुछ गड़बड़ हो रही थी, है ना। रुक जाओ एक सेकेंड, आई विल जस्ट एड ऑन दिस पेज वंस मोर एंड देन वी विल सी। इरेज नहीं किया है, बाकी आपको मिल जाएगा। अब हमारा थर्ड फीचर नहीं, अभी हमारा सेकंड फीचर आया। ठीक है, सेकंड फीचर की हेडिंग डालेंगे बढ़िया से। अरे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, तो ये यहां पर बच्चा क्या है, हमारा फीचर नंबर
2, ठीक है, दिस इज अ फीचर नंबर 2. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो. यहाँ पर हमारा जो है एक और महान पड़ोसी देश चाइना. चाइना में रेगुलरली इलेक्शन होते थे आफ्टर एवरी 5 ईयर. ठीक है, तो राइट इट डाउन, रेगुलर 5 ईयर इलेक्शन. चलो ठीक है, रेगुलरली इलेक्शन हो रहा है तो बोल सकते हैं डेमोक्रेसी तो होगी, रेगुलरली सारी चीजें हो रही है, बहुत बढ़िया. कंट्री का पार्लियामेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पीपल कांग्रेस. ठीक है, पार्लियामेंट कहाँ होता है, जहां पर गवर्नमेंट बैठती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नाम देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कितना बढ़िया देश होगा. नाउ यहाँ पर क्या होता है, जो नेशनल पीपल कांग्रेस होगा वो जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, सही बात है. इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड ऑल ओवर फ्रॉम द चाइना. ये जो नेशनल पीपल चाइना है बच्चा, इसमें लगभग 3000 लोग हैं और ये पूरे चाइना से आए हैं. पर ये जो 3000 लोग होते थे, ये एक चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें कुछ मेंबर आर्मी से आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग होते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और छोटी छोटी 8 पार्टी. यानी कि कहीं ना कहीं दे हैव टू बी एफिलिएटेड विद द सीसीपी, विच इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. अब इंडिया में सिर्फ आप एक ही पार्टी के पार्ट हो और आपकी गवर्नमेंट बन रही है, ऐसा नहीं हो सकता. इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक अकेले कुछ भी नहीं कर सकता. यहाँ पर सब कुछ है. जो चाइनीज कम्युनिटी के मेंबर होंगे, मतलब पार्टी के मेंबर होंगे, यही 3000 लोग पूरे देश पर अपना सरकार चलाएंगे. तो ऑटोमेटिकली कुछ भी फ्री नहीं है ना. तो एक ही इंसान, एक ही पार्टी का अगर आप हो तो वहां पर आ सकते हो, अदरवाइज आप वहां पर नहीं आ सकते हो. तो गवर्नमेंट ऑलवेज किसकी बनती थी, सीसीपी की बनती थी, विच इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. अब यहाँ पर जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बच्चा, ये 19 जो है आई थिंक 1940-50s तक बहुत बुरा हाल तरीके से चाइना को देखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गए थे. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन. अब उसी के जस्ट नीचे एक मेक्सिको का एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो मेक्सिको और ये वाले फीचर से हमें एक ही बात समझ में आती है. तो मेक्सिको में भी इलेक्शन होते थे रेगुलरली, लेकिन 6 ईयर, एवरी 6th ईयर आपके इलेक्शन होते थे और एक ही पार्टी होती थी जो हमेशा जीत जाती थी. ठीक है, एक ही पार्टी होती थी जो हमेशा जीतती थी, दैट वाज कॉल्ड एज पीआरआई. ठीक है, पीआरआई पार्टी हमेशा जीत जाती थी डिस्पाइट ऑपोजिशन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी. अब क्या प्रॉब्लम थी, यहां पर लिख लो. तो पीआरआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, यस, एग्जाम में आ सकता है. यस, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये पार्टी हमेशा जीत जाती थी मैक्सिको में, बट ऑपोजिशन लड़ाई भी करती थी लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी. तो ऐसा क्या ये इतनी अच्छी थी कि इसको लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे? नहीं, ये जो पार्टी थी, ये जो मैक्सिको की पीआरआई पार्टी थी, ये बहुत ही ज्यादा फॉलो करती थी डर्टी ट्रिक्स. ये लोगों को चकमा देती थी बेसिकली. सबसे पहले तो डर्टी ट्रिक्स में क्या करती थी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, उनको अपनी पार्टी में बुलाते थे और उनको बोलते थे अगर हमारे लिए वोट दोगे तो तुम्हारी नौकरी सेफ रहेगी. गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोलते थे, गवर्नमेंट टीचर्स को बोलते थे और वो बोलते थे अपने घर पे भी जाके बता देना कि हमारे लिए वोट दे वरना तुमको नौकरी से निकाल देंगे. तो एवरीवन वाज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब, हेंस दे वर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग जो है इनकी चीजें. मीडिया भी लार्जली इग्नोर कर देती थी सारी चीजें, उनको क्रिटिसाइज नहीं करती थी. और यहाँ तक कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट करते थे, लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे. जहां पर वोट देने लोग जाते थे उसको लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ, लास्ट मूवमेंट चेंज कर देते थे. ठीक है, दिस वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग. और पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, और बहुत सारा पैसा भी खर्च करती थी जिससे लोगों को पता चलता था उनके बारे में. सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है. तो एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज कि अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज व्हाट इज रिटन इन दी बुक. ये दोनों प्रॉब्लम जो चाइना और आपके मैक्सिको में थी, यहाँ पर इलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे, कोई सीरियस चॉइस नहीं है. रूलिंग पार्टी ये प्रूव करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, चीटिंग कर रही है और फिर लोगों के पास कोई रियलिटी में चेंज नहीं है और वो नहीं चाहते हुए भी फेयरली चीजों को नहीं कर पा रही है. देयरफॉर वी कैन से
China and Mexico are not democratic, है ना. अभी करंटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंटली, वी आर टॉकिंग अबाउट वट एवर इज गिवन इन द चैप्टर. ठीक है. तो डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर द करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. फीचर नंबर 2, ये आपको बच्चा याद रखना है. दिस इज फीचर नंबर 2. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर नंबर 3, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. ठीक है. इसमें 3-4 एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना. वी हैव 3-4 एग्जाम्पल्स इन दिस पोर्शन इटसेल्फ, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. मैं आपके सामने लिख दूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now we'll try to understand feature number 3. Now feature number 3 talks about 1 person, 1 vote, 1 वैल्यू. एक इंसान का एक वोट होगा और उसका एक ही वैल्यू होगा. लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं था पहले. अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, सऊदी अरेबिया, until 2015 women did not have राइट टू वोट. ठीक है. ये हमारा एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल है एस्टोनिया का. तीसरा एग्जाम्पल है फिजी का. ये 3 एग्जाम्पल है बच्चा जहां पर अनफेयर चीजें हो रहे थे. अगर आप थोड़ा सा भी गो थ्रू करोगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला लिखा हुआ है. एस्टोनिया में जो सिटीजनशिप होती थी वो वहां के जो माइनॉरिटी रशियंस होते थे उनके साथ बड़ा बुरा होता था. तो यहाँ पर एस्टोनिया में सिटीजनशिप के रूल्स जो होते थे जो रशिया से वहां पर रोग रह रहे थे उनके साथ बुरा होता था. रशियन माइनॉरिटी के साथ बुरा होता था क्योंकि वो कम नंबर्स में थे. एंड अगर फिजी की बात करें तो फिजी में भी एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम थी. फिजी में क्या होता था, जो इंडिजिनस फिजी होते थे, एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंडिजिनस, जो बच्चा वहीं का ही होता है. जैसे वी आर इंडिजिनस इंडियंस, राइट. जो इंडिजिनस फिजी होते थे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते थे. और जो इंडियन फिजी वहाँ पर किसी काम से चले गए थे और वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, वो वहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट देखते थे वोटिंग राइट्स में. उनको बहुत बार वोटिंग राइट्स ही नहीं दिया जाता था, तो उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट देखना पड़ता था और वोटिंग राइट्स वगैरह उनको नहीं थे. तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, है ना. तो यहाँ पर देख सकते हो आप, वही लिखा है, जो इंडिजिनस फिजी होते थे, मतलब जो वहाँ के फिजी होते थे, जिनके दादाजी परदादाजी वहीं पर रहे हैं, उनका वोट का ज़्यादा वैल्यू होता था और इंडियन फिजी के वोट का कम वैल्यू होता था. तो हमारा फीचर नंबर जो है, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी एवरी अडल्ट सिटीजन, जो भी 18+ लोग हैं बच्चा, उनके सबके पास एक वोट होता है, एक वैल्यू होता है और एक ही पर्सन होता है. कोई पर्सन बोलेगा कि नहीं मेरे वोट को तो 20 टाइम्स काउंट कर लो, नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. अब हमारे पास एक और लास्ट फीचर है जो कि हमारा फीचर नंबर 4 है, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है. फीचर नंबर 4 है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. अब इसमें पूरे पोर्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, इस पूरे पोर्शन में जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है. जिम्बाब्वे खुश हुआ, जिम्बाब्वे आजाद हुआ था, अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1980. 1980 में ये जो है आज़ाद हुआ. उस टाइम से लेके आज तक एक ही पार्टी जो है इसको रूल कर रही थी, रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ पार्टी. ये इनके यहाँ की पार्टी थी, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी.
और इसका लीडर जो था दैट वाज रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो है सिंस इंडिपेंडेंस रूल कर रहा था। रॉबर्ट मुगाबे खुश हुआ, मुगाबे खुश हुआ। रॉबर्ट मुगाबे रूल कर रहा था, बहुत बढ़िया। सब कुछ बढ़िया लग रहा है अभी तक? नहीं, हाँ अभी तक लग रहा है, लेकिन हमेशा ना बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ ओवर द ईयर्स इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करे। ठीक है, इस रॉबर्ट मुगाबे ने, जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, इसने बहुत सारा चेंज करा, चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, मेड हिमसेल्फ मोर पावरफुल, और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। मैं जो बोलूँगा वही होगा, और जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ वही सुने जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी ट्राई करती थी इसको हराने का, नहीं हार पाती थी। जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी इसके खिलाफ बोलती थी उनकी पिटाई लगवा देता था, अपनी पुलिस भेज के, आर्मी भेज के लोगों को डांट लगवाता था। लोग इसके खिलाफ बोलते थे तो उनको उनके घर से उठवा लेता था। रेडियो एंड टेलीविजन ये सब कुछ नहीं दिखाने वाला था, और जब कोर्ट इसके खिलाफ कोई डिसीजन बोलता था तो उसको भी नहीं मानता था। सो दैट वॉज समथिंग हैपनिंग, बट फाइनली दैट वॉज इन 2017 इसको फाइनली भगा दिया। सो इन 2017, खुद सोचो इतने सालों तक इसने मजे कितने एंजॉय करे पूरे देश का बेड़ा गर्क करके। फॉर 2017 के बाद ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ऑफिस, एंड फाइनली एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक देश जो है आपका रॉबर्ट मुगाबे जो है चले गया। मुगाबे से पता चला कि पॉपुलर जो हमारा रूलर होता है जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। बहुत बार पॉपुलर लीडर्स जो है ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, वो अपनी मनमर्जी से सारी चीजें करते हैं और वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होना या अच्छे लोग होना ये नहीं होता है कि सब कुछ ही अच्छा होगा। तो बेसिकली कुछ ऑटोक्रेटिक रूलर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। देन ये हमारे पास एक छोटू सी पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो कि सारी की सारी चीजें हैं, मिलिट्री लीड कर रही है, और मिलिट्री अपने ही लोगों के सर पर दे जस्ट वांट टू किल देम ओनली। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। तो बच्चा अगर हम इस पूरे एरियाज की सारी चीजें देखें तो हमें समझ आता है कि फाइनल जो भी सारी चीजें होनी चाहिए वो लोगों के अकॉर्डिंगली उतने ही लिमिटेशन में होने चाहिए। कोई भी कल को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर पाए, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम इसी की समरी देखें, मतलब हमें व्हाट इज वाला समरी हमारा हो गया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर रूलर इलेक्ट होते हैं और रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल ही सारे डिसीजन ले। इलेक्शन में एक चॉइस होना चाहिए, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होना चाहिए लोगों को इक्वल बेसिस पर, और एक्सरसाइज हमेशा लोगों के हाथ में होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमने अभी पढ़े। कितने फीचर्स हैं? सो देयर आर 4 फीचर्स बच्चा। ठीक है, ये 4 फीचर्स आपको याद रखने हैं, और यही हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, फीचर नंबर 1 में हमें क्या मिला? फीचर नंबर में मिला हमें रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन अनलाइक जनरल परवेज मुशर्रफ। सेकेंड फीचर में हमें पता चलता है कि इलेक्शन में चॉइस तो हो, जिसमें लोगों को पता चल जाए, अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपने रूलर को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ सारी चीजें इक्वल बेसिस पर अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें कोई फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा, जो भी सारी चीजें होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ किस पे होनी चाहिए? बेसिक जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सिटीजन राइट्स। दीज आर अपेरेंटली 4 फीचर जो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होने चाहिए, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो रूलर इलेक्टेड होने चाहिए लोगों के साथ, लोगों के पास चॉइस होने चाहिए, इक्वल बेसिस पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए, वोटिंग राइट्स वाला पोर्शन, और सब लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के पास सबसे ज़्यादा राइट होने चाहिए, कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन कल को आके बदल दे, ये सब चीज़ें बच्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सारी चीज़ें करी। नाउ ये आप मुझे बताना सारी चीज़ें मैच करके, दिस इज होमवर्क, यू हैव टू डू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये आपको करना है। अब हमें पता चलता है वाई डेमोक्रेसी, कि मतलब ऐसा भी क्या है, हमने फीचर देख लिए सारे, लेकिन वाई, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी हमें वो चीज़ें ऑफर करता है जो आज भी बहुत सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो आज भी नहीं दे पा रहे हमें, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड, तो तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो एक आर्गुमेंट है, बच्चे आपस में बात कर रहे थे एंड दे वर थिंकिंग अबाउट कि हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आओ देखो, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोला जाता है, दैट यहां पर लीडर्स कीप, what is happening with the board, leaders keep changing which leads to instability। लीडर्स चेंज होते रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती हैं चीजें, दैट इज नंबर वन ड्रॉबैक। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, एंड पैसे का जो पावर होता है, पावर प्ले है ना, अपनी पावर दिखाने के लिए, जिसके वजह से यहाँ पर हमें मोरालिटी नहीं दिखाई देती है, कोई स्कोप नहीं है मोरालिटी का, ठीक है। यहाँ पर जो फीचर नंबर मतलब आर्ग्यूमेंट नंबर 3 है, दैट इज डिलेज। यस, आर्ग्यूमेंट जो है वो कहता है कि क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है सबसे, डिलेज होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में, देर लगती है चीज़ों को जज करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि गलत इंसान को, सही इंसान को सज़ा ना हो जाए, लेकिन उसके लिए हम 100 गुनाहगार को छोड़ देंगे, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं दे सकते। यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं पता होते हैं, ठीक है, लीडर्स को बहुत बार रियल इंटरेस्ट नहीं पता है, लीडर्स आर अनअवेयर, लीडिंग टू बैड डिसीजंस। देन डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन मतलब रोल ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, ये भी हो गया। और ऑर्डिनरी लोगों को बहुत बार अपना सही और गलत ही नहीं पता होता है, तो वो कुछ भी रैंडमली लोगों को वोट दे देते हैं। ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हैं बच्चा। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ पर कवर करना था। तो ये आर्ग्यूमेंट दिखाते हैं कि
हाँ, हो सकता है कि डेमोक्रेसी आइडियल नहीं है, लेकिन अगर हम उसको बाकी सभी से रियल लाइफ में कंपेयर करें तो फिर भी हमें वो सबसे बेटर लगती है। अगर हम मतलब अगर हम मैंने आपको बोला कि आपके ना 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपने मतलब इससे अच्छा हो सकता था, राइट? बट अगर मैंने बोला कि 65 आ जाते तो 70 60 आ जाते, अरे 54 आ जाते तो कितना बुरा लगता। तो फिर हम बोलेंगे नहीं यार, फिर तो 70 ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हाँ, कम है लेकिन बाकी से बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। देखो, चाइना में फेमाइन आया था एक बहुत भयंकर, जिसमें चाइना वॉज जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी देख लो, मतलब अब डेमोक्रेसी की तारीफें होंगी। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूर याद रखना है चाइना का केस। चाइना का अगर हम यहाँ पर केस देखेंगे तो चाइना के केस में बहुत भयंकर फेमाइन आया था, बहुत ही भयंकर। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट करा उतने तरीके से आपके जो है चाइना में नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी बेटर, ऑलमोस्ट दोनों देश सेम कर रहे थे, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई फेमाइन नहीं आया, बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिस्ट ने पहले ही पूरा सारा चीजें बोल दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है और आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो है डेमोक्रेसी बेटर है बिकॉज वो ज्यादा अकाउंटेबल है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है फेवर में, दैट डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर उससे लोग पूछेंगे कि अगर आपके यहाँ पर 3 करोड़ लोग ऐसे मर गए तो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। बट चाइना में किसी ने किसी को क्वेश्चन नहीं किया, चाइना में तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं किसी से, एक भी लोगों से। तो यहाँ पर उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। देर इज अनदर रीजन डेमोक्रेसी इज बेटर, बिकॉज जो भी डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं वो बहुत सारे कंसल्टेशन और डिस्कशन से होती हैं, और जिसकी वजह से इतना सारा डिले लगता है। हर एक इंसान का लोग बैठ के अपना माथा पच्ची करते हैं, सारा बढ़िया डिसीजन निकाल के आते हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करती है, क्या हुआ, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो आपकी डेमोक्रेसी उसको इंप्रूव करती है। देन यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस को, जो भी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें सारी चीज़ों में डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, वो करती है। सब लोगों को लैंग्वेज का जो भी उनका इशू है उसको सॉल्व करती है, बढ़िया से एक साथ रहें लोग। और डेमोक्रेसी इनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। और जो तीसरा और जो अरे किधर गया, जो हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि यहाँ पर सब लोग इक्वल हैं, डज नॉट मैटर आप अंबानी हो, आप मोदी जी हो, आप क्या हो, आप सब बराबर हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फाइनली हम ये कह सकते हैं, फाइनली दस वी कैन से दस आउटकम कंक्लूजन। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake, ठीक है।
हम हमारी गलतियों का पश्चाताप कर सकते हैं बेसिकली डेमोक्रेसी में। हेंस डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे चैप्टर ने हमें कंक्लूजन बताया। देन बच्चा यहाँ पर कुछ चीजें हैं, है ना, जिसमें हमें छोटा सा एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझना है कि अगर हम ब्रॉडर मीनिंग समझे तो अभी भी डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी बची हुई है जो कि उसको देनी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। अभी हमने एक लिमिटेड ही देखी है चीज, इससे भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है डेमोक्रेसी। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that democracy must have. इतना तो होना ही चाहिए, लाइक इससे ज्यादा हो तो बेटर है। वही वाला 70 मार्क्स वाला जो मैंने आपको बोला, इतना तो ठीक है लेकिन इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। सो इन द रिसेंट टाइम्स डेमोक्रेसी और अच्छा कर सकती है, इवन दो मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने लोगों को चुनते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में अभी भी बहुत सारा जो है फिजिकली इम्पॉसिबल है कि इतना सारा चेंज इतनी जल्दी हो जाए, तो इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली हो जाएगा। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, तो उन्होंने अपने लोगों को जो चीजें सेलेक्ट करके भेजना होता है, और ये क्लियरिटी हमें देता है कि हमें डेमोक्रेटिक देश है, हमारा डेमोक्रेटिक देश नहीं है, और जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से सबसे प्यारा हमारा डेमोक्रेटिक देश ही सबसे बढ़िया है। सो दिस वाज समथिंग, ये इसमें से ज्यादा पोर्शन आता नहीं बच्चा, बहुत सारी चीजें बस गिवन है, बट समटाइम्स हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है तो सारी चीजें अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो कोई कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट राइट, हर किसी के अंदर फ्लॉ होता है, जस्ट लाइक दैट डेमोक्रेसी में भी फ्लॉ है, जो हमने उसके आर्गुमेंट देख लिया, लेकिन ये फिर भी सबसे बेटर है, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग दैट डज नॉट मेक इट अ आइडियल डेमोक्रेसी, मिनिमम चीजें सब कर रहे हैं। एवरी डेमोक्रेसी को रियलाइज करना होता है कि जो भी सारी वो आइडियल्स फॉलो कर रहा है वो डेमोक्रेटिक हो। कॉन्स्टेंटली लोगों को एफर्ट डालने पड़ते हैं, वोटिंग राइट जो है अपना यूज करना पड़ता है, और एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डेमोक्रेसी के लोगों पर डिपेंड करती है कि उनके लोग कितना अच्छा डेमोक्रेसी से काम करवा सकते हैं, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेमोक्रेसी में पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर निकालना लोगों का काम है कि वो अच्छे लीडर्स को लेके आए, अच्छा डेवलपमेंट करें, एंड देन ऑल आर लिविंग पीसफुली। This is what distinguish democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship और one party rule में citizen का कोई participation नहीं होता है। डेमोक्रेसी का कोई अता पता नहीं, बस उसमें लिख दिया और हाँ वो है, उसका कोई वैल्यू नहीं। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सिटीजन्स जो हैं would like citizen not to take part in politics, but democracy depends on active political participation of the citizens. That is why study of democracy must focus on democratic politics. तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसमें होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो डेमोक्रेसी को जिंदा रख सके, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर बच्चा फिनिश हो जाता है। ओके, दिस इज वेयर वी एंड आवर चैप्टर। इतनी चीजें हमें यहाँ पर देखनी थी। इस पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के फीचर्स, डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड मतलब फेवर में, है ना, डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दोनों, और आपके डेमोक्रेसी के फीचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में से। ये चैप्टर हमने पूरे डिटेल में एनालिसिस कर लिया, बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे बाकी प्रीवियस वीडियोस में, और अब तो हमने लाइन बाय लाइन भी ये चैप्टर फिनिश कर दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।